प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास से ज्योतिबा फूले नामक पाठ को उसके मुख्य बिंदुओं के आधार पर समझा था। आज की इस वीडियो में हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वैसे तो मेरा मानना ये है कि यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद उसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सीखा है और पाठ आपकी समझ में आ गया है, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपको आता है तो आप उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में अपनी भाषा के आधार पर लिख सकते हैं और वो बिल्कुल सही माने जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सूची बनाने वाले, जिन लोगों ने ये समाज सुधारकों की सूची बनाई थी, वो उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे और ज्योतिबा ब्राह्मण वर्चस्व वाले समाज के विरोधी थे। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है कि वो नहीं चाहते थे कि समाज में सिर्फ ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहे और वो पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता को भी समाप्त करना चाहते थे। इसलिए जो सूची बनी उसमें उच्च वर्णीय लोगों ने ज्योतिबा फूले का नाम शामिल नहीं किया। अब दूसरा प्रश्न है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था उस समाज में कैसी थी? तो यहाँ पर हम बताएंगे कि समाज जो है वो वर्ण और जाति में बटा हुआ था। समाज वर्ण और जाति में बटा हुआ था। उनके अनुसार राजसत्ता व धर्मवादी सत्ता आपस में मिलकर, राजसत्ता का मतलब जो राजनेता थे और जो धर्म से संबंधित लोग थे, वो मिलकर समाज में जो दलित लोग थे और जो स्त्रियां थी उनका शोषण करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको शिक्षा से दूर रखकर, अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो अच्छा बुरा समझने लगेंगे, शिक्षा से दूर रखकर उसी प्रकार की व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष और विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। ज्योतिबा फूले ने बताया कि परिवार कैसा होना चाहिए। उसमें पिता जो है वो बौद्ध होना चाहिए, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। उन्होंने ऐसा माना कि एक ऐसा परिवार हो जिसमें सभी धर्मों के लोग हों और उनके उन धर्मों के अनुसार उनके गुण भी हों, यानी कि धार्मिक भेदभाव ना हो, बोध जैसी समानता हो, मरियम जैसा प्रेम व त्याग हो, मुस्लिम बेटी हो जो बिना भेदभाव के सबके दुख दर्द को समझे और सत्य पर चलने वाला बेटा हो। अब ये था इसका पक्ष में। अब हमसे विपक्ष में भी इसका उत्तर मांगा है, तो हम विपक्ष में क्या कहेंगे कि परिवार को धर्म के नज़रिए से ना देखकर परिवार के सदस्यों के बीच क्या होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि परिवार में सभी धर्मों के लोग हों, लेकिन जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में
अगर एक ही धर्म के भी परिवार है, एक धर्म का परिवार भी यदि आपस में सहयोग से, प्रेम से, आपसी सामंजस्य से अगर रहता है तो ये एक परिवार में होना जरूरी है, तभी हम उसको आदर्श परिवार कह सकते हैं या वो आदर्श परिवार हो सकता है। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों में हमने तर्क दिया। अब चौथा प्रश्न है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। यानी कि ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों में जो समानता का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उन सब में परिवर्तन करना चाहा। तो यहाँ पर हम यही बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। स्त्रियों के लिए शिक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, यानी कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद ना हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, यानी कि स्त्रियों को भी अपने मन के मुताबिक पढ़ाई और नौकरी करने का अधिकार हो, अपने ढंग से रहने का अधिकार हो। यहाँ तक कि ज्योतिबा फूले ने विवाह के मंत्रों में भी ऐसे मंत्र बनाए जिसमें वर और वधू दोनों पक्षों के लिए बराबरी के मंत्र हों। यानी कि ऐसा ना हो कि विवाह के समय सिर्फ वधू को ही शपथ दिलाई जाए पुरुष के लिए, बल्कि वर पक्ष के लिए भी मंत्र हों जिसमें उनको स्त्रियों के लिए भी विशेष ध्यान रखने के लिए मंत्र की शपथ दिलाई जाए। अब है पांचवा प्रश्न कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। सावित्रीबाई जो थी, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब है कि सबसे पहले उनका जीवन कैसे चेंज हुआ, कैसे क्रांति आई उनके जीवन में। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि सबसे पहले तो जब हम समाज सुधारने की बात करते हैं तो वो समाज का सुधारना सबसे पहले अपने परिवार से ही शुरू होता है। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शादी के बाद यानी कि विवाह के पश्चात उनको पढ़ना लिखना सिखाया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही बात हम यहाँ पर बताएंगे कि सावित्रीबाई ने विवाह के पश्चात पढ़ना लिखना सीखा। यानी कि किसी के जीवन में जो क्रांति आ सकती है, शिक्षा जो है वो उसका अहम रोल रहता है उसमें। तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उसके बाद उन्होंने मराठी भाषा के साथ साथ, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र के थे, तो मराठी नहीं सीखी उन्होंने, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सीखा। अंग्रेजी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना। यहाँ तक कि इन्होंने ईसाई धर्म की पुस्तक भी पढ़ी, जो कि इनके पिता ने शादी से पहले इनको पढ़ने से मना कर दिया था। इनको पढ़ने लिखने का शौक तो था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई शादी के बाद ही की। उसके बाद जब ये खुद पढ़ गईं तो इन्होंने लड़कियों के लिए पाठशाला खोलकर उन्हें पढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस समय, क्योंकि लड़कियों के लिए पाठशाला नहीं होती थी, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी। तो उनके लिए इन्होंने पाठशाला खोली और समाज के लोगों का विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लड़कियों को शिक्षा दी। उसके साथ साथ और क्या किया, दलित व निम्न वर्ग के लोगों के लिए, उनके हित के लिए कार्य किए। यानी कि सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि वो लोग जो समाज में निम्न वर्ग के हैं, दलित हैं, उनके भलाई के कार्य भी इन्होंने किए। तो ऐसा जीवन था सावित्रीबाई फुले का। इसके बाद छठा प्रश्न है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं सोचकर। उसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है कि हम क्या कर सकते हैं समाज में। हम कर सकते हैं कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है और अशिक्षित लोग हैं, आज भी समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पाते हैं,
और जो अशिक्षित रह जाते हैं उन लोगों को हम क्या करेंगे, शिक्षित कर उनकी मदद करना चाहेंगे। शिक्षा जो है वही समाज को आगे बढ़ा सकती है। तो अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने ये कार्य किया तो हम भी समाज में ऐसा कार्य कर सकते हैं। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, अपने घर की काम वाली बाई या फिर नौकर, उसको शिक्षित करना चाहेंगे। यानी कि अगर हमें अपने आसपास अपने नौकर या काम वाली जो है अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम उनको पढ़ाकर भी उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अभी भी ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम उन ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को भी शिक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। इसमें यदि आपको कोई और पॉइंट आपके दिमाग में आता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं कि आप समाज के लिए उनसे प्रेरित होकर और क्या कार्य कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब 7वां प्रश्न है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा देता है। उनका शब्द यहाँ पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के लिए आया है। दाम्पत्य जीवन यानी कि उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा देता है। यहाँ पर हम बताएंगे कि आज के आधुनिक समय में बरसों साथ रहने के बाद भी दंपति, ये आज की बात कर रहे हैं हम, अपने अहम और प्रतिस्पर्धा के कारण अलग हो जाते हैं। यानी कि आधुनिक जीवन में जहाँ पर लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिला है, शिक्षा का दर्जा मिला है, वो पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं, वहाँ पर उनमें एक अहम की भावना भी पनप रही है और प्रतिस्पर्धा यानी कि होड़ की भावना के कारण भी बरसों साथ रहने के बाद भी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले एक दूसरे के साथ 50 वर्षों तक, ये कोई कम समय नहीं था, समर्पित भाव से, एक शब्द आया समर्पित भाव से, यानी कि जो एक ने कहा दूसरे ने उसका समर्थन किया, सहयोग किया और परस्पर मिलकर कार्य किया। इसलिए कहते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाती है। समर्पित भाव से काम करते रहे, जो आदर्श दाम्पत्य जीवन की मिसाल है और आज तक लोगों के दाम्पत्य जीवन की मिसाल बन गए। तो उनके जीवन से आज आधुनिक जीवन में हम प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मिलकर एकजुट होकर समाज के लिए कार्य किया। 8वां प्रश्न है, फूले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। आज़ादी से पहले इन्होंने जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्य किया, कहते हैं कि आज का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, क्या ये उसी का ही अगला कदम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निश्चित रूप से फूले दंपति ने जिस मिशन को आज़ादी से पहले शुरू किया था, यानी कि मिशन का मतलब वो एक बहुत बड़ा काम लेकर चले थे, आज भी उसकी आवश्यकता है। मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई हैं और पुरुषों के बराबर हो गई हैं। इसलिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है सरकार की ओर से, इसके द्वारा स्त्रियों को समाज में शिक्षित कर, आज भी ज़रूरत है इनको शिक्षित करने की, और बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तो उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता। यानी कि आज भी स्त्रियों की दशा में सुधार की आवश्यकता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कार्यक्रम आज भी इसकी समाज को आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट का अर्थ होता है कि जो
पंक्ति हमें दी गई है, जो लाइन हमें दी गई है, जो वाक्य हमें दिया गया है, उसके पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है उन्हीं शब्दों में। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है, उसके पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला आशय है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण, भूदेव ब्राह्मण का मतलब है, भूदेव शब्द जो है वो ब्राह्मणों के लिए आया है, शर्मा गए। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या आशय इसका आशय है कि इन पंक्तियों के माध्यम से ज्योतिबा फूले कहना चाहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने से शूद्र लोगों को भी वेदों की भाषा समझ आने लगी, ठीक है। और समाज पर अपना एकाधिकार रखने वाले ब्राह्मण, एकाधिकार का मतलब होता है कि वो ये चाहते थे कि सिर्फ हम समाज को जो दिशा देंगे, हम जो समाज को वेदों की भाषा बताएंगे, वही समझेंगे लोग। यानी कि अब क्या हुआ, सच का सवेरा हो गया। यानी कि जब शिक्षा शूद्रों के घर चली गई, निम्न वर्ग के लोगों के घर चली गई, दलितों के घर चली गई, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो शर्मा गए, क्योंकि अब ज्ञान जो है वो सब लोगों की पहुंच में आने लगा। इसके बाद दूसरा आशय है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो शोषण व्यवस्था थी समाज में, ये सिर्फ पुरुषों या निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं थी, दलितों के लिए नहीं थी, बल्कि ये स्त्रियों के लिए भी थी। तो यहाँ पर बताया कि इन पंक्तियों में ज्योतिबा फूले ने कहा, किसकी ओर इशारा है, स्त्रियों की दशा की ओर। क्या बताया जा रहा है इसके पीछे आशय, कि समाज ऐसा था जिसमें स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी और समाज ने सदियों से स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखकर उनको दबाकर रखा और उनका शोषण किया। तो यदि समाज में स्त्रियां दबी हुई थी तो इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ क्या होना चाहिए था, स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए था। यानी कि वो भी अपनी आवाज़ उठाएं और इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात रखें, तभी तो समाज का उद्धार हो सकता है। समाज में यदि स्त्री पुरुष दोनों बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पाठ का कोई भी अंश दिया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है, पाठ की जो लेखक हैं या लेखिका हैं उनका नाम लिखना है, और उसके बाद उन शब्दों में, उस गद्यांश में जो भी बात बताई गई है उसको आपने व्याख्या में लिखना है, यानी कि विस्तार से लिखना है, खोलकर। यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं बताया है क्योंकि गद्यांश कोई भी हो सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। यदि आपको पाठ समझ में आ गया तो फिर आप पाठ के किसी भी अंश की व्याख्या स्वयं अपने समझ के आधार पर कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि जो इन प्रश्नों के संभावित उत्तर हो सकते थे वो मैंने आपको बताए, लेकिन फिर भी आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, आप पाठ के आधार पर अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसका आंसर अवश्य करें। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछें। थैंक यू।